अगर 40 साल पहले सेना में महिलाओं की एंट्री पर बैन नहीं होता तो देश को एक सैन्य अफसर तो मिलता, लेकिन वो एक बड़े लीडर से वंचित हो जाता। यहां बात देश के विदेश मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज की हो रही है। एक समय में सुषमा अंबाला के एसडी कॉलेज की बेस्ट एनसीसी कैडेट हुआ करती थी। सुषमा आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन उस समय आर्मी में महिलाओं को जाने का अलाउंस नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने इस सपने को पूरा करने से वंचित रह गई। किसी ने कहा था कि सुषमा आर्मी तो ज्वाइन नहीं कर पाई, लेकिन अपने राजनीतिक भाषणों में गोला बारूद का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकती। दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले ये कांग्रेसमैन सेकुलर हैं और आप बिहार के साक्षी हैं। अध्यक्ष जी, मुस्लिम और यादव का जोड़ बैठा कर माई की राजनीति करने वाले ये जनता दल वाले सेकुलर हैं। यही वजह है कि सुषमा के विरोधियों की पहली कोशिश हमेशा उनके प्रहार से खुद को बचाने की होती है, लेकिन सुषमा का यह आक्रामक रूप केवल उनके भाषणों तक ही सीमित है। इस लेडी टाइगर यानी सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के अंबाला कैंट में 14 फरवरी 1953 को हुआ था। उनके पिता आरएसएस के प्रमुख सदस्य थे। सुषमा को बचपन में उनके नानी नाना ने गोद ले लिया था। अंबाला छावनी के एसएसडी कॉलेज से बीए करने के बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से लॉ की डिग्री की। चंडीगढ़ से लॉ की पढ़ाई के दौरान उनकी दोस्ती स्वराज कौशल से हुई। दोनों ने साथ में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की और साल 1975 में सुषमा ने स्वराज कौशल से शादी कर ली। पति स्वराज कौशल समाजवादी आंदोलन में हिस्सा ले चुके हैं। कौशल भी 6 साल तक राज्यसभा में सांसद रहे। इसके अलावा वो मिजोरम के राज्यपाल भी रह चुके हैं। स्वराज कौशल अभी तक सबसे कम आयु में राज्यपाल का पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। सुषमा स्वराज और उनके पति की उपलब्धियों की ये रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए उन्हें विशेष दंपति का स्थान दिया गया है। उनकी एक बेटी है जो वकील है। 1970 में उन्हें एसडी कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ छात्रा के सम्मान से सम्मानित किया गया था। वो 3 साल तक लगातार एसडी कॉलेज छावनी की एनसीसी की बेस्ट कैडेट और 3 साल तक राज्य की बेस्ट वक्ता भी चुनी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से 1973 में उन्हें सर्वोच्च वक्ता का सम्मान भी मिला। सुषमा ने 1970 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और पढ़ाई खत्म होने के बाद जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जयप्रकाश आंदोलन से जुड़ने वाली सुषमा ने राजनीति के मैदान में पूरी तरह से कूद जाने का फैसला कर लिया। इस दौरान उन्होंने आपातकाल का पुरजोर विरोध किया। आपातकाल के बाद सुषमा ने 2 बार हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीता और चौधरी देवीलाल की सरकार में 1977 से 1979 के बीच राज्य के श्रम मंत्री बनकर 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया। 1979 में 27 साल की उम्र में वो जनता पार्टी हरियाणा की अध्यक्ष बनी। यही वो वक्त था जब सुषमा के राजनीतिक करियर ने उड़ान भरी और सुषमा सफलता के शिखर पर आगे बढ़ती गईं। सुषमा अंबाला छावनी से विधायक बनने के बाद लगातार आगे बढ़ती गईं और बाद में दिल्ली पहुंचकर उन्होंने केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहने का संकल्प लिया, जो आज तक सक्रिय है। बहरहाल सुषमा अप्रैल 1990 में पहली बार सांसद बनी और 1990 से 96 के दौरान राज्यसभा में रही। 12वीं लोकसभा के लिए वो फिर दक्षिण दिल्ली से चुनी गईं और फिर उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय के अलावा दूरसंचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। अक्टूबर 1998 में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी। मैं सुषमा स्वराज ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। पार्टी ने उन्हें दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री इसलिए बनाया ताकि वो विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित कर सकें, लेकिन प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह से सुषमा स्वराज दिल्ली में बीजेपी को तो जीत नहीं दिला पाई। इससे उनके राजनीतिक कद पर कोई खास असर नहीं पड़ा। 1999 के लोकसभा चुनाव में जब सवाल उठा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कौन लड़ेगा, तो बीजेपी ने सुषमा स्वराज को आगे कर दिया। हालांकि कर्नाटक के बेल्लारी में सुषमा स्वराज सोनिया गांधी से हार गईं, लेकिन तब तक वो पार्टी की सबसे बड़ी महिला प्रतिनिधि बन चुकी थी। सन 2000 में फिर से वो राज्यसभा में पहुंची और उन्हें दोबारा सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया गया। सुषमा मई 2004 तक सरकार में रही। एनडीए सरकार में सुषमा स्वराज को स्वास्थ्य और संसदीय कार्य मंत्री जैसे अहम पद दिए गए।
अप्रैल 2009 में सुषमा मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुनी गईं और वो राज्यसभा में प्रतिपक्ष की उपनेता रहीं। बाद में इसी साल विदिशा से लोकसभा के लिए चुनी गईं और उन्हें लालकृष्ण आडवाणी के स्थान पर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। नेता विपक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार पर धारदार हमले किए। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं 2 शेर पढ़ के। पहला, फिर उनके उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूं आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के 2 ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। एक वक्त था जब सुषमा को आडवाणी के बाद पीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार भी माना जाता था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी को उम्मीदवार बनाया गया। मोदी की उम्मीदवारी को लेकर सुषमा ने भी सवाल उठाए। कहा जाता है कि आज भी दोनों के बीच के रिश्ते कोई खास अच्छे नहीं हैं। खैर, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी सुषमा स्वराज विदिशा से चुनी गईं और मोदी सरकार में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। इस तरह उन्हें भारत की पहली महिला विदेश मंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि इसके पहले इंदिरा गांधी 2 बार विदेश मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन कार्यवाहक के तौर पर। विदेश मंत्री के तौर पर वो बेहतरीन काम कर रही हैं। यूएनओ में सुषमा ने जिस तरीके से भाषण दिया, उसके सब कायल हो गए और भारत का दुर्विरोधी पाकिस्तान तो बकले झांकने को मजबूर हो गया। अध्यक्ष जी, भारत हर विवाद का हल वार्ता के जरिए चाहता है, किंतु वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। कल इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान और भारत के बीच शांति पहल का एक 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। मैं उसका उत्तर देते हुए कहना चाहूंगी, 4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए। यही एक सूत्र सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। और मैं याद दिलाना चाहूंगी कि ठीक यही चर्चा आप दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच उफा में हुई थी। आप दोनों में ये सहमति बनी थी कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के डीजीएमओज आपस में बात करेंगे और आतंकवाद से संबंधित हर मुद्दे पर बात करने के लिए दोनों देशों के एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आपस में बात करेंगे। इसके अलावा सुषमा के नाम कई उपलब्धियां भी दर्ज हैं। वो किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता, बीजेपी की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, महासचिव, प्रवक्ता और नेता प्रतिपक्ष रही हैं। वो भारतीय संसद में अकेली महिला सांसद हैं जिन्हें असाधारण सांसद का पुरस्कार मिला है। साथ ही वो बीजेपी की एकमात्र नेता हैं जिन्हें उत्तर और दक्षिण भारत दोनों से चुनाव लड़ा है। इन उपलब्धियों के साथ पाक साफ छवि वाली सुषमा स्वराज खुद को विवादों से बचा नहीं पाई। उन पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद करने का आरोप लगा। सुषमा पर आरोप लगे कि उन्होंने ललित मोदी की पुर्तगाल जाने में मदद की। बताया जाता है कि सुषमा के ललित मोदी से पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। उनके पति स्वराज कौशल ललित मोदी के वकील रह चुके हैं। इस बात की तस्दीक खुद ललित मोदी ने की थी कि सुषमा से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। हालांकि सुषमा स्वराज यही दलील देती नहीं कि ललित मोदी की पत्नी बीमार थी और उन्हें डेनमार्क जाना था, इसलिए मानवीय आधार पर उन्होंने ललित की मदद की। ऐसे में यह कोई पहला मौका नहीं था जब सुषमा स्वराज पर इस तरह के आरोप लगे। इससे पहले साल 2011 में सुषमा स्वराज पर कर्नाटक के बेलारी बंधुओं को मंत्री बनाने और भ्रष्टाचार में फंसे दोनों लोगों से नजदीकी का आरोप लगा था। खैर, ललित मोदी प्रकरण के अलावा उनके कामकाज की हर किसी ने तारीफ की। अपने निधन से कुछ अरसा पहले ही शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने
सुषमा स्वराज को एनडीए गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे काबिल उम्मीदवार करार दिया था। इतना ही नहीं, विपक्षी पार्टी के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को भी सुषमा में पीएम बनने की पूरी काबिलियत नजर आती थी। वो भले ही इस पद के लिए चुनी ना गई हो, लेकिन वो पार्टी की एक प्रमुख रणनीतिकार मानी जाती हैं। यही वजह है कि सुषमा स्वराज 2 बार विधानसभा के सदस्य के रूप में और 4 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हो चुकी हैं। वो अलग अलग पदों पर रहते हुए कई सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ी रही हैं। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में सुषमा स्वराज एकमात्र ऐसी वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें गुजरात के दिग्गज नेता के आसपास घूमती पार्टी के भीतर विरोध के एक मुखर स्वर के तौर पर देखा जाता है। कैबिनेट में उन्हें शामिल करके उनके कद और काबिलियत को स्वीकार किया गया और पार्टी में उनकी मजबूत जगह की वजह से मोदी को उनकी अहमियत का अंदाजा है। सुषमा स्वराज को लंबे अरसे से बीजेपी के नेतृत्व का माता रखने वाली दूसरी पीढ़ी के सबसे चमकदार राजनेताओं में गिना जाता रहा है।